हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीएस एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो दोस्तों, हम शुरू कर चुके थे आपके 12th के एनसीईआरटी के फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था आपके आवेशों के बारे में, आवेशों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती है, और इसके बाद में हमने पढ़ा था इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, आंकिक प्रश्न, वो हमने सोल्व किए थे। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका कूलाम का नियम। तो जो कूलाम का नियम है वह क्या कहते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलाम। तो कूलाम ने यह कहा था कि अगर कोई दो आवेश है वह अपने आकार से कई गुना अधिक दूरी पर स्थित हो, तब ऐसी स्थिति में उन जो आवेश हैं उनको हम बिंदु आवेश कहते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई दो आवेशित वस्तुएं या दो आवेश एक दूसरे से अपने आकार की तुलना में कई गुना अधिक दूरी पर स्थित हो, तब ऐसी स्थिति में ये जो हमारे आवेश होते हैं इन्हें हम बिंदु आवेश कहते हैं। इन्हें हम बिंदु आवेश कहते हैं। तब ऐसी स्थिति में हमारा जो कूलाम का जो नियम है वह हमेशा बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ये बात लिख लीजिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो कूलाम का जो नियम है वह हमेशा बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम सदैव बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। तो हमारा जो कूलाम का जो नियम होगा वह सदैव बिंदु आवेशों के लिए लागू होने वाला है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो कूलाम का जो नियम है वह क्या कहता है। तो कूलाम का जो नियम है वह कहता है कि अगर कोई दो बिंदु आवेश है वह एक दूसरे से यदि r दूरी पर स्थित हो, तब ऐसी स्थिति में उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा, अगर आपके सजातीय आवेश होंगे तब ऐसी स्थिति में जो लगने वाला जो बल होगा वह आपका प्रतिकर्षण बल होगा। लेकिन अगर विजातीय आवेश होंगे तब ऐसी स्थिति में उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो आपका आकर्षण बल होगा। तब ऐसी स्थिति में कूलाम ने कहा था कि अगर दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वह आपके आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से समझिएगा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह आपके कूलाम का नियम का कथन हो गया। अब इस कूलाम के नियम का जो कथन है इसे हम गणितीय रूप से लिखने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश है। पहला आपका आवेश है वो आपका Q1 आवेश, और सेकंड है आपका Q2 आवेश, जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तब ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल होगा वह कितना होगा, इसे समझते हैं। तो जैसे कि हमें दर्शाया गया है कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, दो बिंदु आवेश है Q1 तथा Q2, जो कि एक दूसरे से r दूरी के ऊपर स्थित है। तब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा, जैसे कि यहाँ पर सजातीय आवेश दिख रहे होंगे आपके, दोनों धनात्मक है, तब ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो आपका प्रतिकर्षण बल होगा। तब इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वह आपका दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। यह आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। और सेकंड आपकी कंडीशन कहती है कि आपका जो लगने वाला बल होगा वह इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये सेकंड कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशनों को हम एक सम्मिलित रूप से लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से। अब इन दोनों कंडीशनों को हम सम्मिलित रूप से लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो दोनों कंडीशन है वह कहती है कि F जो समानुपाती होगा वो होगा Q1 इंटू Q2 बट्टे R²। तो ये हमारी इन दोनों कंडीशनों से जो फाइनल कंडीशन बनती है वह ये बनती है। अब यहाँ पर जो हमारा समानुपाती का जो चिन्ह है इसे हटाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक नियतांक प्राप्त होता है, जिसे हम नाम दे देते हैं नियतांक K। Q1 इंटू Q2
बट्टे में आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका k है वह होता है आपका स्थिर वैद्युतीय नियतांक, जहाँ पर k इज इक्वल टू स्थिर वैद्युतीय नियतांक। तो इस नियतांक का हम मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसे लिखते हैं। तो आपका जो k होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो 4 और पाई को तो आप जानते हैं, लेकिन आप जो एप्सिलॉन नोट है उसे समझने का प्रयास करते हैं कि एप्सिलॉन नोट वह क्या होता है। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नोट है, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट वह है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये जो एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो ये जो आपका मान निकल के आता है वो होता है आपके निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का मान। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नोट का मान है वह अगर हम अपने k के स्थान पर रखते हैं या फिर एप्सिलॉन नोट के स्थान पर रखते हैं, तो हमारा जो मान निकल के आता है वो निकलेगा हमारा k का मान। तो हमारा जो k का मान होगा वह होगा आपका 1/4 इंटू 3.14, ये आपके पाई का मान हो गया, इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। तो यहाँ पर अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो मान निकल के आता है k का वो होगा 9 गुणा 10⁹ और इसका जो मात्रक होगा वो हम यहाँ से निकालने के प्रयास करते हैं कि यहाँ पर अगर जो हम k का मात्रक निकालते हैं तो यहाँ पर f के गुणा में r स्क्वायर आ जाएगा और q1 व q2 है वो आपके नीचे आ जाएगा। तभी इस स्थिति में जो हमारा जो मात्रक निकलेगा वो होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा आपका कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर और बट्टे में आ जाएगा आपका कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हो गया आपके स्थिर वैद्युतीय नियतांक k का मान, और इसके साथ ही हमने जाना कि आपके जो एप्सिलॉन नोट है उसका मान क्या होता है। तो ये हमने लिखा आपके कूलम्ब का जो नियम होता है उसका गणितीय रूप। एक बार फिर से देखने का प्रयास करते हैं। तो आपका जो कूलम्ब का नियम होता है वह कहता है कि अगर कोई दो बिंदु आवेश होते हैं तो उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे समझने के लिए हमने दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 लिए जिनके मध्य की दूरी को हमने माना कि r है। तब ऐसी स्थिति में इन दोनों जो हमारे आवेश है इन दोनों के मध्य लगने वाला जो कूलम्ब बल होता है वो होगा आपका, जो कि हमने निकाला वो होगा आपका k Q1 Q2 बट्टे में r स्क्वायर, जहाँ पर जो k होता है आपका वह होता है आपका स्थिर वैद्युतीय नियतांक जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के बराबर, जिसका जो मान निकल के आता है वो होता है आपका 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और बट्टे में आ जाए आपका कूलम्ब स्क्वायर। तो ये जो हमारा मान है जो स्थिर वैद्युतीय नियतांक का जो मान निकल के आता है 9 गुणा 10⁹, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकलों के अंदर आपका ये प्रयोग में होने वाला है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि आपका जो एप्सिलॉन नोट होता है वो होता है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान हमने निकाला कि वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन नोट का जो मान है वो भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि आपके कूलम्ब नियम से संबंधित है कि कूलम्ब का जो नियम होता है उसका सदिश निरूपण। कूलम्ब बल का सदिश निरूपण। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि आपका जो इसका अदिश निरूपण जो कि हमने लिखा था इसका सूत्र, पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम उस सूत्र को लिखते हैं जो कि था आपका F = K Q1 Q2 और बट्टे में था आपका r स्क्वायर।
तो अगर हम इसे सदिश रूप में लिखते हैं तो हम जानते हैं कि आपका जो बल होता है वह एक सदिश राशि होता है, यानी इसके ऊपर तो आ जाएगा आपका वेक्टर। लेकिन अगर इस ओर देखें तो आपका ये तो नियतांक है और आवेश आपका अदिश मात्रक होता है, लेकिन जो दूरी है वह आपके वर्ग में दी हुई है, यानी कि इधर तो हम किसी भी तरीके से किसी के राशि के ऊपर भी हम वेक्टर नहीं लगा सकते। तब यहाँ पर इस तरफ तो आपका सदिश राशि है, लेकिन इस तरफ आपको सदिश राशि बनाने के लिए हमारी जो दूरी है r, उसे हम एकांक सदिश के रूप में यूज में लेते हैं। k q1 q2 बट्टे में आपका r स्क्वायर हो जाएगा, और इसे सदिश में दर्शाने के लिए हम r कैप लेते हैं, जहां पर आपका जो r कैप होता है वह होता है, जहां r कैप वह होता है आपका r वेक्टर बट्टे में हो जाएगा आपका r का मापांक, जिसे हम r कैप r वेक्टर बटे r भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो r कैप होता है उसका मान ये होता है। अब हम इसे नेक्स्ट लिखने का प्रयास करते हैं, तो होगा आपका फाइनल सूत्र आपका जो बनेगा वो बनेगा f वेक्टर इक्वल टू k q1 q2, यहाँ पर हो जाएगा आपका r वेक्टर और बट्टे में हो जाएगा आपका r क्यूब, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आर कैप है वह आर वेक्टर बटे आर के बराबर होता है। तो ये होता है आपके कूलाम बल का सदिश रूप। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बनता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर संक्षिप्त परिभाषाएं पूछी जा सकती है कूलाम नियम के आधार पर। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वह है आपका स्थिर विद्युतीय नियतांक, इसके साथ ही आपका अपसाइलेंट नोट का मान जो कि आपके न्यूमेरिकलों के अंदर प्रयोग में होने वाला है। इसके साथ ही आपके जो कूलाम बल का जो सदिश निरूपण है वो भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह आपके कूलाम नियम से संबंधित है, जो कि है कि एक कूलाम बल वह क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारे दो बिंदु आवेश हमने लिए थे, अगर जो दोनों बिंदु आवेशों का मान अगर आपका एक कूलाम हो और वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तब ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वह आपका एक कूलाम बल कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारे सजातीय आवेश होंगे उनके मध्य तो लगेगा आपका प्रतिकर्षण बल, और अगर विजातीय आवेश होंगे तब ऐसी स्थिति में उनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वह होगा आपका आकर्षण बल। तो यहाँ पर एक कूलाम बल की परिभाषा हमने समझी कि जो होती है कि जैसे कि हमारे पास जो हमारा Q1 बिंदु आवेश है उसका मान है आपका 1 कूलाम, और इससे जो हमारे 1 मीटर की दूरी के ऊपर दूसरा हमारा Q2 आवेश रखा हुआ है, Q2 बिंदु आवेश जिसका मान भी है हमारे पास 1 कूलाम। तब ऐसी स्थिति में इन दोनों एक कूलाम के दोनों बिंदु आवेश जो कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वह कहलाता है आपका एक कूलाम बल, जो कि होगा, हम इसकी गणना करके रखते हैं हमारे फॉर्मूले के अंदर। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था आपका F इक्वल टू K Q1 Q2 बट्टे में था आपका R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो K का मान हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, K का मान होता है आपका 9 गुणा 10 की घात 9, और Q1 और Q2 का मान हमने लिया है 1 कूलाम, यानी इसका मान हो जाएगा 1 और इसका मान भी हो जाएगा 1, और बट्टे में आका R का स्क्वायर। तो R का मान हमने लिया है 1 मीटर, तो ये होगा 1 का स्क्वायर। तब फाइनल हमारा जो आंसर निकल के आता है वो होगा आपका 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो एक कूलाम बल होता है वह होता है आपका 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन होता है, जो कि होता है कि अगर दो बिंदु आवेश जो कि एक कूलाम के हैं परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तब इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो होता है आपका एक कूलाम बल, जिसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। तो ये थी आपकी परिभाषा एक कूलाम बल की, कि एक कूलाम जो बल होता है वह क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, जो कि है आपका एक कूलाम आवेश। तो ये जो आपका टॉपिक है एक कूलाम आवेश, वह आपके एक कूलाम बल से ही संबंधित है। किस तरह से संबंधित है इसे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने इस डेफिनेशन के अंदर समझा कि एक कूलाम आवेश है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो Q1 आवेश है वह जिसका मान है 1 कूलाम, तो जैसे कि अगर इसी की परिभाषा पूछ ले कि एक कूलाम आवेश है वह क्या होता है, तो वह हम लिखेंगे कि अगर कोई आवेश 1 मीटर की दूरी पर समान प्रकृति तथा समान परिमाण का अगर कोई आवेश स्थित हो और इन दोनों के मध्य अगर वो समान प्रकृति के होंगे, तब ऐसी स्थिति में 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन से प्रतिकर्षित करेंगे, तब वो जो हमारा आवेश होगा वो होगा आपका एक कूलाम आवेश।
फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी आवेश से समान प्रकृति तथा समान परिमाण का कोई दूसरा आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है तथा वह आवेश को 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहा है, तब जो हमारा जो बल होगा या फिर जो आवेश होगा वह होगा आपका 1 कूलम आवेश। ये हमारी इसी डेफिनेशन से निकल के आता है, 1 कूलम आवेश। तो 1 कूलम आवेश वह आवेश होता है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान प्रकृति व समान परिमाण के आवेश को 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। लेकिन अगर विपरीत प्रकृति का आवेश होता तो वह उसको 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के बल से आकर्षित करता। तो ये थी हमारी कुछ डेफिनेशंस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आपका ज्यामितीय द्वारा आवेशों के बीच आरोपित बल का अनुरेखण। कि मतलब हम जो हमारे कूलॉम का जो नियम था, हमने आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वह किस तरह से कार्य करता है इसको हमने समझने की कोशिश की। अब हम इसे ज्यामितीय रूप से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही ईजी आपका ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम एक ज्यामितीय निरूपण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम लेंगे आपका कार्तीय निर्देशांतर। ये इसका एक्स अक्ष हो गया, यहां पर मान लेते हैं इसका वाई एक्सिस हो गया। सॉरी, यहां पर आपका वाई एक्सिस हो जाएगा ऊपर की ओर, यहां पर तो आपका हो जाएगा वाई एक्सिस और नीचे हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। तब जो हमारे बिंदु आवेश हैं हम इन्हें इस निर्देशांक के अंदर निरूपित करने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो पहला बिंदु आवेश है वह यहाँ पर स्थित है, जिसे मैं नाम दे देता हूँ हमारा Q1 आवेश। और सेकंड जो हमारा आवेश है बिंदु आवेश, उसे यहाँ पर लिख देता हूँ आपका Q2 आवेश, जिसका हमारा जो मूल बिंदु है वो उसे रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा Q1 आवेश होगा उसके मूल बिंदु से जो हमारा सदिश का जो निरूपण होगा उसे हम दर्शाएंगे R1 वेक्टर के द्वारा। और इसी प्रकार हमारा जो Q2 आवेश होगा उसे हम मूल बिंदु से R2 वेक्टर के द्वारा दर्शाएंगे। तब ऐसी स्थिति में हमारा जो Q1 वेक्टर और Q2 वेक्टर, इसकी जो दूरी होगी उसे लिखते हैं। इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी Q1 की ओर, इसकी दिशा Q2 की ओर हो जाएगी। तब ऐसी स्थिति में अगर हम R1 वेक्टर से होते हुए R2 वेक्टर की ओर Q2 आवेश की तरफ बढ़ते हैं, तब जो इसकी जो दूरी होगी वो होगी आपकी R21, जो कि होगी आपकी R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर। क्योंकि जो R1 वेक्टर की दिशा है वह इसके समानांतर है, लेकिन जो R2 वेक्टर की दिशा है वो इसके विपरीत दिशा में है, तो ये इसकी नेगेटिव दिशा हो जाएगी। तो हमारा जो Q1 आवेश है और जो Q2 आवेश है वह समान प्रकृति के आवेश है और समान परिमाण के भी आवेश है। तब ऐसी स्थिति में जो Q2 आवेश है इसके द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा वो आपका इस दिशा के अंदर होगा, जो कि होगा आपका F12 वेक्टर। और Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा वह कुछ इस तरह से होगा और इसका मान हो जाएगा F21 वेक्टर। तो ये आपका इसका सदिश निरूपण हो गया, ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब हम यहाँ पर जो हमारा दो बल आते हैं F12 वेक्टर और सेकंड है आपका F21 वेक्टर, इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसे हम फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करते हैं। तो आपका जो F12 वेक्टर है वह हो जाएगा आपका K Q1 Q2 R12 कैप बट्टे R12 स्क्वायर, ये इसका सदिश निरूपण हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका जो F21 वेक्टर जो बल है उसका हम सदिश निरूपण करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 R21 कैप बट्टे R21 का स्क्वायर। तो ये थे हमारे F12 वेक्टर और F21 वेक्टर, दोनों बल के यहाँ पर हमने मान निकाले जो कि एक दूसरे के लगभग समान ही होने वाले हैं। तब इन दोनों जो बल हम देख पा रहे हैं, इस बल की दिशा इस ओर है और जो हमारे F21 बल की दिशा है वह इसके विपरीत है। यानी कि हमारे जो दोनों बल हैं उसके परिमाण तो समान है, लेकिन इनकी जो दिशा होगी वह एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारा जो F12 वेक्टर होगा, F12 वेक्टर जो बल होगा वह आपके माइनस का होगा F21 वेक्टर। यानी कि हमारे जो दोनों बल हैं वह समान तो होंगे लेकिन एक दूसरे से विपरीत दिशा के अंदर होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक के और माइनस चिन्ह लगा देते थे। तो ये था हमारा जो हमारा
कूलाम नियम था, उसके अंदर आवेशों का हम ज्यामितीय निरूपण है वह किस तरह से करते हैं वह हमने इस टॉपिक के अंदर समझने का प्रयास किया। तो ये था आपके कूलाम का नियम, जिसका हमने 4 टॉपिकों के अंदर समझा है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने समझा आपका कूलाम का जो नियम होता है वह क्या होता है, उसका गणितीय निरूपण, इसके साथ ही आपका जो सदिश निरूपण है वह क्या होता है, एक कूलाम बल क्या होता है, एक कूलाम आवेश की परिभाषा क्या होती है, और अंत में हमने पढ़ा कि ज्यामिति द्वारा जो आवेशों के बीच आरोपित बल का जो अनुरेखण है वह किस तरह से किया जाता है, वो हमने इस टॉपिक के अंदर जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लासेस में। धन्यवाद।